हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आपके। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर अपना पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं और आज जो है हम पीवाईक्यू में बेटे करेंगे आपका एएमयू बी एलएलबी एग्जाम एंट्रेंस 2025 का। तो 2025 का जो जीके वाला पोर्शन है उसको हम आज हम कवर करने जा रहे हैं बेटा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे देखते हैं, करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कह रहा है कि नेशनल वाटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ विच मंथ। यानी कि हम 25 तारीख को हम मनाते हैं, लेकिन किस महीने में मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और अभी भी हमारी वो महीना चला भी गया है। तो खैर आंसर तो आएगा बेटा जनवरी, 25 जनवरी 2025 को हम ये सेलिब्रेट करते हैं बेटा। तो 25 जनवरी 2020 25 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। अब हम नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे का रीजन आपको ये पता चलेगा कि सर 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश हुआ था ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था बेटा, है ना, 25 जनवरी को। और हम इसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं बेटा 2011 से हम इसको मनाते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब मैं जामिया का आपको क्लास करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई देखो जामिया का अपना पैटर्न है। अब इंफॉर्मेशन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पीवाईक्यू, तो उनको करना जरूरी है। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां भी मैंने उनको एनालिसिस करता करा था, तो अब मैं भी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि भाई साहब देखो डे हमारा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे एमयू का हो और चाहे जामिया का हो। और देखो पीवाईक्यू करना ना भूले, बिकॉज ऑफ पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सेम ऐसे उठ के आ जाते हैं। तो पीवाईक्यू मस्ट है, पीवाईक्यू जरूरी है, उनको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायर्ड है लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए आपके लिए कितनी मिनिमम एज रिक्वायर्ड की गई है। तो बेसिकली इस बात को हमें एक आर्टिकल बताता है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 84 बी, है ना। आर्टिकल 84 बी क्लोज बी ये हमको बताता है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। वैसे मिनिमम एज यहाँ पर एक ही हमारे लिए है 25, 21 जो है वो पंचायत के लिए है। 25 किसके लिए, पंचायत के लिए। तो अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल कम से कम होनी चाहिए। तो कम से भी कम कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी बेटा, 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें और इसके फ्रेम की बात करें, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा करते हैं लोग। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, ऑफ फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। और ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1939 में जो बेसिकली दिया इसका आइडिया, वो दिया था बेटा आपका बी एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने इसका पहला आइडिया दिया था कि हम अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, इसका आइडिया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है। सेकंड, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई साहब जब हमारी 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट बैठक हुई, तो उसमें जो हमने ऐसे ही चुन लिया था, और वो परमानेंट नहीं थे, नॉन परमानेंट मेंबर थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, वो प्रोविजनल थे और ये सबसे ओल्ड थे उस असेंबली में। तो उस ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन देते प्रेम बिहारी नारायण राजदा वाज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली क्या थे, कैलीग्राफर थे। इन्होंने कैलीग्राफी की थी, इस चीज को बेसिकली अपनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से लिखा था। तो ऑप्शन सी भी सही है। अब एक ही ऑप्शन बचा जो कि डी गलत है। टोटल टाइम टेकन फ्रेम द 2 इयर्स बिल्कुल सही है। 10 महीने बिल्कुल गलत है। 18 दिन ये सही है। अब देखो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, है ना। तो ऑप्शन डी इन्होंने बस 10 की जगह पर 11 की जगह 10 कर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। और यही हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा सर, मैं कह दूंगा कि ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, है ना। ये स्टेटमेंट हमारा बेटा सही हो जाएगा एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंक्लूड नहीं है प्रियम्बल के अंदर। बताइए सर, जो कि प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं है सर। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रियम्बल में
इंक्लूड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, प्रियम्बल का रिजोल्यूशन, ये आपको मालूम होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का नाम था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थी वही बेसिकली आकर हमारी प्रियम्बल भी बनी। अब ये प्रियम्बल जो है इनमें से कौन सा वर्ड जो इंक्लूड नहीं है, देखो बेसिकली अगर हम देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो दिख रहा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को डिफाइन, मतलब फेडरलिज्म के एक्सप्लिसिटली और एक्सक्लूसिवली फेडरलिज्म के बारे में बात नहीं करता है कि फेडरलिज्म वर्ड कहीं पर डिनोट किया गया हो। यूनियन की तो बात करता है लेकिन फेडरल की बात नहीं करता है, और प्रियम्बल भी बात नहीं करती है। लेकिन हाँ, हमारा स्ट्रक्चर ही फेडरलिज्म जैसा है लेकिन डिफाइन नहीं है कहीं पर ऐसा सच। तो फेडरलिज्म इज द करेक्ट आंसर। सोशलिज्म सेक्युलरिज्म दोनों ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे, और हमारी प्रियम्बल में आज तक एक ही बार बेसिकली क्या कराया गया, क्या कराया गया बेटा, अमेंड करा है, ठीक है, एक ही बार अमेंड हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो पहले से ही है लेकिन ये बाद में है, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। दूसरी बात, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्सा है, पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब एक इसका पार्ट माना जाता है, लेकिन ये अनफोर्सेबल नहीं है हमारी, हमारी बेसिकली नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप देखोगे इसमें कितने कितने न्याय की बात करिए, 3 टाइप ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है और सोशल है। इन 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात करिए। लिबर्टी कितने की टाइप की बात करिए, कितने टाइप की लिबर्टी बात करिए, इसको पता होना चाहिए। उसमें से इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हमने नहीं करी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 5, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रेंजिंग, है ना, इसकी रेंज पूछा है कि भाई सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है ये 2025 का, कितने इजी से क्वेश्चन है भाई, आराम से आप लोग कर सकते हैं बेटा। उम्मीद है मुझे आप लोगों पर कि आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और बता सकते हैं इनके बारे में। खैर, यहाँ पर जब मैं आपसे बात करता हूँ बेटा कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है इंडिया में, वो कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है। पहली बात है पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है हमारे भारत का, और फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 2 में ये डिफाइन किया गया है कि सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड स्टेबिलिटी की बात की गई है, और पार्ट फर्स्ट में बेटा आपका क्या सिटी फंडामेंटल राइट की बात की गई है, एंड पार्ट 4 में वही फंडामेंटल ड्यूटी की, और पार्ट 4 ए के अंदर आपका वही सॉरी पार्ट 4 में डीपीएसपी की, और पार्ट 4 ए के अंदर अपना फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। तो खैर अभी हम देखते हैं इसकी रेंज क्या है। तो 5 से जो 11 आर्टिकल है आपका 5 to 11, आपका 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 5 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 6 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 11 10 क्या कहता है, 11 क्या कहता है। इन सब के बारे में अभी हम थोड़ी थोड़ी सी बात आपसे करेंगे। खैर उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि भाई 5 to 11 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करता है। वहीं अगर मैं आर्टिकल 5 की बात करूं तो आर्टिकल 5 हमसे कहता है कि हम आपको, देखो खैर इन आर्टिकल को डिफाइन करने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हम किस तरीके से अपनी सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो पहली बात, हम बाय बर्थ ले सकते हैं, बाय बर्थ। अगर हमारा जन्म इंडिया में हुआ है और इंडिया में, उसमें भी कुछ कंडीशन है ना, कुछ कंडीशन है कि भाई अगर आपका जन्म हुआ है इंडिया में बिफोर हमारे कमेंसमेंट ऑफ हमारा जो बेसिकली ये है संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कमेंस होने से पहले आपका अगर जन्म हो गया है तो वो, या फिर इसमें एक टाइमलाइन दी गई है 1992 की, है ना, या उससे पहले, है ना, उससे पहले, या फिर बाद में से अमेंड करके 2004 कर दिया कि 2004 के बाद का जो है उससे पहले पहले तक का आपको क्या चाहिए बेटा, आपका जो पेरेंट्स है ना, पोस्ट 2004 आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट, उनमें से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए उस टाइम जब आपका जन्म हुआ हो, बाय बर्थ। सेकंड है आपका, सेकंड आप कैसे ले सकते हो, सेकंड है बाय डिसेंट, डिसेंट जो होता है हमारे जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके बेसिस पर, है ना। थर्ड है हमारे पास में बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा करके। ये मेनली उनके लिए है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है और वो इंडिया में आ गए हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करा करके, पहले ये 9 साल तक का था, अब इसको 6 साल कर दिया बेसिकली। उसके बाद में बाय रजिस्ट्रेशन, और एक और प्रोसेस है आपका बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, और एक और है आपका बेटा बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। अब देखो इनमें ना सब में बेटा अपनी कहीं ना कहीं डेट दी गई है कि इस डेट से पहले, इस डेट के बाद, ये सारी डेट इसमें दी गई है। तो क्या था हमारा कि हमने जो हम एक्वायर कर सकते हैं अपनी बेसिकली सिटीजनशिप, वो कर सकते हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 कहता है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, कि आप भारत के नागरिक तब माने जाओगे जब बेसिकली
कि एट द कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आप लोगे जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम के पीरियड की बात करी गई है। यानी कि जब बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, एनफोर्स में 1950 में हम लेकर के आए थे, उस टाइम आपका अगर जन्म भारत में हुआ है तो तब की हम बात करते हैं आर्टिकल 5 के अंदर। वही आर्टिकल 6 बात करता है कि हम उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान से बेसिकली माइग्रेट होकर के आए हैं, है ना, वो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर वहीं इसमें डेडलाइन की बात की गई है। 7 आर्टिकल 7 भी बेसिकली इसी के बारे में बात करता है कि हम उन सभी बेसिकली लोगों को हम सिटीजनशिप दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट हुए लेकिन बाद में वो बेसिकली चले गए, रिटर्न हो गए। आर्टिकल 8 बेसिकली इसकी बात करता है कि जो आपका इंडियन सिटीजन है और वो भारत से बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज हैं, उनकी बात करते हैं। वहीं आर्टिकल 9, जो आर्टिकल 9 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली कहता है कि हम उन सभी लोगों की सिटीजनशिप छीन लेंगे या वो सब लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे जिन लोगों ने किसी दूसरी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, तो हम उन लोगों को बेसिकली सिटीजनशिप नहीं देंगे। अगर किसी ने किसी भी दूसरी कंट्री का, यानी कि हम बेसिकली विश्वास करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की, है ना, तो हमारे भारत की सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। अगर किसी पर्सन ने, अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे कंट्री की बेसिकली सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना, विल नॉट बी कंसीडर द सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 10 बेसिकली कहता है कि भाई जो सिटीजनशिप का राइट है वो कंटिन्यू चलेगा, ऐसा नहीं छीन लेंगे उसका, वो कंटिन्यू है। अगर किसी को एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो वो भारत का नागरिक रहेगा, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन है, अगर पार्लियामेंट चाहे उस प्रोविजन के अंदर चेंज कर सकती है ना। कैसे? अगर मान लो नेशनल सिक्योरिटी को ठेस पहुंची है तो उसमें आपकी फिर छीनी जा सकती है ना। दूसरी बात आर्टिकल 11 कहता है कि भाई जितने भी प्रोविजन हमने इसमें बनाए हैं पार्ट सेकंड के अंदर, वो सारे के सारे पार्लियामेंट उसके ऊपर कभी भी प्रोविजन ला सकती है और कानून बना सकती है। इसकी सारी की सारी पावर है बेसिकली किसके पास? पार्लियामेंट के पास। यानी कि पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। अगर पार्लियामेंट के पास में है ये कि हम सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कानून ला सकती है, ये आर्टिकल 11 हमसे बोलता है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 10, 9, 11, 10 और 11 ये सारी चीज वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 आर्टिकल देख सकते हो कि बेसिकली ये बात करता है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आपका जन्म हमारे कमेंसमेंट के ये हुआ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसके आसपास हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 6 कहता है कि आपका जो पाकिस्तान से जो माइग्रेट हुए हैं उनको हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन, फिर मैं आपको कह रहा हूं कंडीशन अप्लाई है, ईयर और डेट दी गई है, वो सारी चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन सी ईयर है कैसी ईयर है, अभी फिलहाल आपके पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। वो फिर ज्यादा हो जाएगा तो अगर इतना आपको ईयर लिखवाएंगे तो 1992 ये डेडलाइन है, 2004 है, तो सारी चीज है ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। आर्टिकल 5 देखिएगा, 6 देखिएगा, 7, 8, 9, 10, 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो ये देख, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया ने कॉन्सेप्ट लिया है फंडामेंटल ड्यूटी का कहां से? अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब मैं पीवाईक्यू की एनालिसिस कर रहा था एमयू का, तो एमयू ने ज्यादा सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन कर रखे हैं कि भाई ये सोर्स जामिया ने कहां से लिया, सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोर्स कहां से है, क्या है, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन जामिया और एमयू क्वेश्चन कर लेता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको मालूम है हमने यूएसएसआर से लिया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रसिया। इवन जो हमारे जो जस्टिस है ना, वो भी हमने कहां से लिए? सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो है प्रीएम्बल के, वो भी यूएसएसआर से हमने बेटा लिया है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो हमारा फायर प्लान है वो भी यूएसएसआर का ही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ करती थी, उसको हमने बेसिकली ऐड करा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, है ना, जो कि पार्ट 4 ए का ये पार्ट आता है आर्टिकल 51 के तक, ठीक है ना। ये सारी चीज आप देख लोगे इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर हम बात करें उसमें भी सबसे जो 11वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो हमारी ऐड की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के स्वर्ण सिंह कमेटी है वो सबसे ज्यादा उसकी सारी चीजों को हमने माना नहीं था, वो भी आप ध्यान रखोगे, है ना। तो यूएसएसआर से लिया फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज कंसीडर्ड एज अ बलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम? इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि पर्सनल फ्रीडम की बलवाक है?
है ना, कौन सी है ऐसा, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, हैव द बॉडी, है ना, बॉडी, मतलब ये रोकता है, ये अगर किसी ने इलीगल डिटेंशन क्या हुआ है, अगर बेसिकली पुलिस ने किसी इंसान को इलीगल डिटेंशन क्या हुआ है तो उसके लिए रेमेडी है, और ये आर्टिकल 32 के तहत में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पास में पावर है आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के पास में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है, और रिट का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, टू स्टॉप, है ना, रोक देना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास में ये बेसिकली पावर है, मतलब कुछ रिट्स को जारी करना। तो इसमें हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू यू मे हैव अ बॉडी, मतलब कि अगर आप किसी को इलीगल डिटेन कर लिया है, उसके पास में ये रेमेडी की तरीके से काम करती है हेबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट इसको बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आपने इसको क्यों अरेस्ट करा, उसका हमें रीजन बताइएगा। तो इसका ऑप्शन ये आएगा। फिर मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है कमांड करना। अब कमांड का मतलब क्या होता है कि वी कमांड, मैंडेमस का मतलब क्या होता है बेटा, वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कमांड दे रहे हैं सर, क्या कमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है ये कमांड कर सकता है पब्लिक ऑथोरिटी को, पब्लिक ऑफिशियल को, है ना, पब्लिक ऑफिशियल को, कि जो आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है आपने उस चीज को करने से मना कर दिया, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है ना। लेट अस सपोज कोई पेंशन है, पेंशन गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, या उसके ऊपर अच्छे से तरीके से ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पब्लिक ऑफिसर जितने भी लोग हैं, या मान लो किसी ने अपनी चीजें अपने जुरिडिक्शन से अलावा अगर कोई का काम कर दिया है तो उसको भी मतलब बेसिकली कर सकती है। प्रोहिबिशन मतलब मना करना। अब जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपका ये काम नहीं है और आप इस चीज को मत करो, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, प्रोहिबिशन मना करना। सर्टरी मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड। अब टू बी इन्फॉर्म्ड और सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है भाई, इसका सिंपली सा मतलब ये होता है कि भाई साहब कि हायर कोर्ट जो है वो बेसिकली अगर किसी लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी कोई जजमेंट दे रखा है तो उसके ऊपर रोक सकता है कि नहीं आपका ये काम नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते हो, तो इन्फॉर्म कर सकता है सर्टरी, ये है, ठीक है ना, आप इनको याद रखेगा। और इसमें 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं रिट के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग चांसलर ऑफ द नेशनल लॉ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बेसिकली चांसलर कौन है रिसेंटली, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम थे, है ना बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। खैर क्वेश्चन नंबर ऑफ द 9, द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कौन से हैं, सोरी सोरबेजी, के परासरन, मिलन के बनर्जी, या एमसी स्टैलिवेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, एमसी स्टैलिवेट बेसिकली इसके फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है एमसी स्टैलिवेट, ठीक है ना। और 1950 से 1963 तक इनका कार्यकाल था, टेन्योर था। 10 लैंडमार्क जजमेंट जो डीके बासु जो स्टेट ऑफ बंगाल है 1996 से 97 वाला, ये किससे रिलेट करता है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज, माइनॉरिटी राइट, राइट ऑफ रिफ्यूजी, या अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये बेसिकली रिलेट करता है डीके बासु का अरेस्ट एंड डिटेंशन से, जो आर्टिकल 21 और 22 को प्रोटेक्ट करता है। 21 मतलब राइट टू लाइफ, और 22 बेसिकली क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ जो डिटेंशन होता है ना, अरेस्ट वाला, इसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है ना, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसके ऊपर ये बात करता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिलहाल जो है वो 34 है, वैसे ये हमेशा की 34 नहीं है, चेंज होती रही है, कभी कम थी, है ना, अब 34 हो चुकी है, जिसमें 33 प्लस 1 है, 33 प्लस 1 है, 33 अदर जज है, और 1 एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 34। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द मीनिंग ऑफ लीगल फ्रेज एमिकस क्यूरे। और एमिकस क्यूरे इसके लीगल फ्रेज का मतलब है बेटा, एमिकस क्यूरे इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फेमस केशवानंदी भारती केस 1973 is associated with appointment of judges, directive DPSP, या पुलिस रिफॉर्म, या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो केस है केशवानंद भारती केस है, एसोसिएट विद द, ये है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1973 का ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, इससे रिलेट करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम आगे चलते बेटा शाहीन 1.0। अब शाहीन 1.0 बेसिकली अभी एक रिसेंटली हम बैच लेकर के आए हैं, और ये एमयू स्पेसिफिक है ना, एमयू स्पेसिफिक, अगर कोई बच्चा बेसिकली एमयू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं
और उनकी अपनी प्रिपरेशन हो चुकी है मेनली, है ना, अच्छी खासी, और उसको और बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो बेटा आपके लिए प्रैक्टिस बैच हम लेकर के आए हैं एमयू बेलाबी 2026 के लिए, जो कि 9 मार्च से शुरू हो रहा है। और इसका है एक कोट है, तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है ना, जिसके अंदर हम 45 दिन का एक इंटेंस प्रैक्टिस आपसे आपको करवाएंगे। गेम चेंजर होने वाले हैं आपके लिए, और टारगेट करेंगे एमयू बीएलएलबी के लिए, यही कि AAIR1 एमयू बीएलएलबी 2026 2025 का ये हमारे स्टूडेंट है ना शफकत अली भाई है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये ऑफर चल रहा है, होली का ऑफर चल रहा है आपको बेटा, जो कि 999 रुपए का है। और ये 8 मार्च तक ये बेटा इसका जो प्राइस है, जो ऑफर है ये 8 मार्च तक रहने वाला है, और उसके बाद में ये 9,999 का हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले टीचर के नाम है बेटा नाजिम सर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जीके की प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद में आपके गुफरान सर हैं, जो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाएंगे। वहीं निशात मैम है, जो आपकी लीगल की प्रैक्टिस करवाएंगे। वहीं शाहू सर लीगल प्लस जीके, लीगल जीके पढ़ाएंगे आपको। और वहीं फैसल सर हैं, जो आपको बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट जैसी एग्जाम की जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है ना। इसका क्या बेसिकली वो होने वाला है, टाइम टेबल क्या होने वाला बेटा, हम इसको 9 मार्च से शुरू कर रहे हैं, मंडे से शुरू होने जा रहा है ये। और मंडे से जब ये शुरू हो रहा है तो पहली क्लास वो कैब की होगी, पहली क्लास बेटा वो कैब होगी जो एमयू बीएलएलबी स्पेशल होगी। फिर दूसरी क्लास लीगल जी गई, तो 2 ढाई से 3:30, 3:30 से 4:30, और 4:30 से 5:30 ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। उसके बाद में वो कैब होगा, फिर लीगल जी के कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर वेडनेसडे में मेरी क्लास होगी जीके, और फिर वो कैब होगा। फिर थर्सडे में मेरी क्लास होगी और वो कैब होगा। उसके बाद में रीजनिंग और ग्रामर होगा, मॉक टेस्ट फिर चलेगा हमारा सैटरडे को। और इसमें हम आपको और एक्स्ट्रा क्या देंगे प्रैक्टिस के अलावा, इसमें 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और 200 प्लस आपको सेक्शनल टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी। और संडे को मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा, और एक ग्रामर सेशन भी होगा बेटा आपका एमयू का, ठीक है ना। तो खैर ये था हमारा शाहीन बैच, जो अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है। अगर आपको चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपसे कह रहा है कि भाई मिलान करो। मैंने कहा था कि नहीं, एक और क्वेश्चन है रीड से रिलेटेड है, तो लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। हेबियस कॉर्पस, अभी मैंने आपको बताया था, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बेटा यू मे हैव द बॉडी। सर्टोरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। क्वे वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी, आप किस ऑथोरिटी से ये काम कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि पहले जो छोटे छोटे लोगों को काम दे देते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं, तो बाई व्हाट ऑथोरिटी, आपकी क्या ऑथोरिटी है। तो क्वेश्चन पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, और वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226। तो वहीं पर मेंटेनेंस का मतलब होता है टू कमांड करना, या वी कमांड या टू कमांड। तो आप देख सकते हैं इसी के हिसाब से बेटा ए का सी होगा, और ए का सी ए में भी है और डी में भी है। दूसरा बी, दूसरे का ए यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। और वहीं 3 का डी और 4 का बी, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, और ए इज द करेक्ट आंसर, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, और कह रहा है कि कौन सा सही है, और इनमें से कौन सा सही है, सही की बात कर रहा है। अब देख लेते हैं, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल भी नहीं, ये कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जरूर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील जरूर रहे हैं, और है ना लॉयर जरूर रहे हैं, लेकिन बेटा ये कभी भी सीजेआई नहीं बने। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर कंसीडर वन ऑफ द प्रोफेशनल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पीएन भगवती के साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। एंड अगर थर्ड देखें, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर इलेक्टेड द मेंबर ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के 1952 में एक इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हुए थे। लेकिन ये इससे ज्यादा फेमस नहीं है, ये फेमस है केरला के भी, ये बेसिकली वहां पर मेंबर बने थे केरला से। तो अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, अब अगर मैं आपको बेटा फोर्थ स्टेटमेंट देखूं, तो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो पहले लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये नहीं है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और थर्ड, ये फोर्थ भी गलत है। अब जब फोर्थ भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, तो फर्स्ट भी गलत, फोर्थ भी गलत, तो इनमें से पूछा सही कौन सा है, तो फर्स्ट तो गलत, फर्स्ट भी गलत, फर्स्ट भी गलत, तो तीनों स्टेटमेंट तो गलत हो जाएंगी। अब बचा हमारे पास में सेकंड, तो इन्होंने मद्रास वाले को कंसीडर नहीं करा, केरल वाले को कंसीडर करा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड। थर्ड को भी हम गलत मान लेंगे, तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर, है ना, ओनली डी, है ना, डी ऑप्शन डी, और ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो पहली कौन सी है, पहली फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कौन है बेटे, वे है आपका जस्टिस जस्टिस फातिमा एम बीवी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज।
क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट एवर 13 बेंच, सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट जो 13 जज की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूटेड 1973 किस में? मिनर्वा में, मोहिनी में, गोलकनाथ में, या फिर केशवानंदी भारती केस में? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केशवानंदी भारती है ना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में बेसिकली सबसे लार्जेस्ट बेंच थी 13 जजों की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड इन विच, है ना कंट्री? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या हैग? तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, द हेग के अंदर। अब देखो आपको यूएन भी पढ़ना पड़ेगा, यूएन की असेंबली भी पढ़ना पड़ेगा, इसके हेडक्वार्टर भी आपको मालूम होने चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है? वैसे इसका आंसर आपसे बता सकते हो, बिकॉज ऑफ यूएन इसके अंदर है, डब्ल्यूएचओ भी इसका एक पार्ट है, आईएलओ भी इसका भी एक पार्ट है, तो लेकिन डब्ल्यूटीओ पार्ट नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन, है ना। यूएन का डब्ल्यूटीओ पार्ट नहीं है, यूनेस्को भी है, डब्ल्यूएचओ भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन डब्ल्यूटीओ इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नोबेल पीस प्राइज जो 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिला था, वो क्यों मिला था? टू एंड सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस, या फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, या स्ट्रगल अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो बेसिकली इनको इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन के, फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो नोबेल पीस प्राइज इनको इसलिए मिला है। आगे चलते क्वेश्चन 24, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 फरवरी, 22 मार्च, 20 जून, या 10 दिसंबर? वैसे 10 दिसंबर तो ह्यूमन राइट डे है, जो कि आप याद रखोगे, ह्यूमन राइट डे। इसका करेक्ट आंसर है बेटा 20 जून। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 20 जून को बेटा हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहे हैं कि इन विच केस इन 2017, किस केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? भाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि जो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं आती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ये तो बेसिकली एक्स हस्बैंड होता है, राइट वगैरह जो चीजें हैं वुमेन का, उसके बेसिस पर है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, शाहीन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या दानियाल लतीफी एंड द अदर अनोदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? नहीं, इसमें आएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बिफोर मेमोरी फेड इट्स ऑल, मतलब इज ऑल ऑटोबायोग्राफी ऑफ, बिफोर मेमोरी फेड्स ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नानी पालखीवाला की, एमसी चावला की, या सोली जे सोजबा की, या फाली एस नरीमन की? तो बेसिकली अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं, पता है, तो करेक्ट आंसर बेटा इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फाली एस नारीमैन, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फाली एस नारीमैन, फाली एस नारीमैन इज द करेक्ट आंसर, बिफोर मेमोरी फेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आपस में है 27, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रेसिपिएंट, इनमें से किसको भारत रेसिपिएंट नहीं मिला है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, तो भारत रत्न कौन किसको नहीं मिला है? जवाहरलाल नेहरू को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, गुलजार लाल नंदा को मिला है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को नहीं मिला है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को यहाँ पर भारत रत्न देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इन सबको देखने के लिए मिला, लेकिन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को नहीं मिला है। आगे चलते 28, इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने कहां से लिया? मैं फिर बता रहा हूँ, एमयू की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेटा सारे सोर्स पता होने चाहिए कि हमने कहां से क्या क्या लिया है। तो ये क्वेश्चन बार बार जामिया एमयू पूछ रही है ना, कि जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमने कहां से बोरो कराया? यूके से, यूएसए से, रशिया से, कनाडा से? वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यूएसए। यूएसए से बेसिकली हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है ना, यूएसए से हमने ये कॉन्सेप्ट बेटा लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये जो रूल ऑफ लॉ है यानी कि लॉ का कानून है ना जो है, ये बेसिकली किसका है? ये किसने एनोसिएट किया है? तो ए बी डीसी ने, विलियम ब्लैकस्टोन ने, या जॉन मार्शल ने, या बी आर अम्बेडकर ने? जॉन मार्शल तो एक आर्कियोलॉजिस्ट है एंड डॉक्टर भीम अम्बेडकर को आप जानते ही हो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए बी डीसी, ए बी डीसी। तो बेसिकली स्टैटिक का पार्ट है ये, ए बी डीसी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द नेम ऑफ द मोंटेक्यू, जो मोंटेक्यू है ना, मोंटेस्क्यू है, वो बेसिकली एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, या बैलेंस ऑफ पावर?
तो बेसिकली जो मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू बहुत ज्यादा ध्यान में रखे जाते हैं जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेटा सेपरेशन ऑफ पावर का, कि पावर को आप सेपरेट करिएगा, पावर को आप अलग अलग करिएगा, जैसे सेंट्रल की अलग पावर होनी चाहिए, स्टेट की अलग पावर होनी चाहिए, पंचायत की अलग पावर होनी चाहिए, वहीं वहीं आपका जुडिशरी की अलग पावर होनी चाहिए, लेजिस्लेचर की अलग पावर होनी चाहिए, और आपका या एग्जीक्यूटिव की अलग पावर होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एज पर द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 it can directly grant a divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage under which article, किस आर्टिकल के अंदर आता है breakdown of marriage, irretrievable breakdown of marriage, divorce जो देना इस ग्राउंड पर, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है बेटा? आता है आर्टिकल 142, 40 नहीं 21 नहीं 121 नहीं, आर्टिकल 142 142 के ये तहत में आता है 142, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 32 स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी एक एंट्रस्टेड विद द टास्क प्रोवाइडिंग द प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी टू, ये बेसिकली किसको प्रॉक्सिमेट करती है? प्रेसिडेंट को या फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, बोलोगे को। तो एसपीजी मैं दिमाग मारा था कि राहुल गांधी जी को देखकर के मेरे दिमाग में आया एसपीजी। तो एसपीजी बेसिकली जो दी जाती है बेटा, ये दी जाती है आपको प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। ऑप्शन सी ओनली एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर, उनकी फैमिली उनको बचाने के लिए बेसिकली, है ना। तो बहुत सारी जब प्राइम मिनिस्टर आप बनते हैं तो बहुत सारी गालियां भी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उन सब चीजों को मतलब साइड रखते हुए देखते हुए तो हम एसपीजी जो है वो सर्विस जो देते हैं वो बेटा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इनमें से कौन से ऐसा है जो कि मेंबर नहीं है कमेटी दैट सेलेक्ट द सीबीआई डायरेक्टर? बेसिकली ऐसा बताओ कि इस कमेटी का मेंबर बताना है जो कि शामिल नहीं होता है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल होंगे, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, सीजीआई भी होते हैं, लेकिन बेटा होम मिनिस्टर नहीं होते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब आप सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात की जाती है, इसकी जो कमेटी बैठती है, इस कमेटी में मेनली ये लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन होम मिनिस्टर के इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कितना सुंदर कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये किसी को देख करके थोड़ी सी हवा निकल गई होगी, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे हो सकता है? तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है कि यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो ये बेसिकली अडॉप्ट हुआ था 1992, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अडॉप्ट किया गया था 1992 को 9 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफसीसीसी स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कनेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बताया भी था। यूएनएफसीसीसी एंडोर्स द कांसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा जो फोर्थ स्टेटमेंट है, पुट ऑन द लिमिट, डेवलपिंग कंट्री नहीं, डेवलप तो कह सकते हैं लेकिन डेवलपिंग कंट्री बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हैं कि बेसिकली जो मेन रीजन है ये एमिशन होने का कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डेवलप्ड कंट्री को जाता है, तो इन पे ज्यादा जिम्मेदारी आनी चाहिए, तो डेवलपिंग पर नहीं लगाते हैं। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका, फोर्थ ओनली, फोर्थ ओनली, तो फोर्थ ओनली इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी गैस कर सकते थे जब पहला सही है, तो जब पहला सही है और सेकंड भी सही है तो आराम से आंसर आ जाता है इसका। क्वेश्चन 35 सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्टक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल असर्टेड दैट द स्कीम वायलेटेड आर्टिकल, ये बेसिकली कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो बहुत ज्यादा चीजें चली थी उसके ऊपर ये बात करता है, कहता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और स्कीम को असर्ट करा, क्या बोल करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो हर एक वोटर का ये राइट है कि आपके पास में फंड कहां से आ रहा है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने का सबके पास में राइट है, ये आ कहां से रहा है? तो आर्टिकल 19 का वॉयलेशन था, है ना, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल को बताया। आर्टिकल 14 इक्वल टू बिफोर लॉ 21 एट लाइफ एंड ये सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते बेटा, नेक्स्ट है 36 कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 हैज बीन कंप्लीटली लिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट, इसे बिल्कुल लिफ्ट कर दिया है किस स्टेट से? असम एंड त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, त्रिपुरा एंड मेघालय। बेसिकली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आते हैं, है ना, यहाँ पर कुछ ऐसी फोर्स को लगाना पड़ता है इनकी चीजों को बचाने के लिए, तो यहाँ से लिफ्ट आउट कर लिया जो त्रिपुरा आपका मेघालय है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको बेसिकली हमने विथड्रॉ कर लिया था मेघालय से 2018 से कंप्लीटली, कि नहीं ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 रिसेंटली इलाहाबाद कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा जो है, यूपी जो बोर्ड है 2004 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या साइट करते हुए कि किस चीज का प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है? ये कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ
रिलीजन, एजुकेशन, तो बेसिकली कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है इसको ये वायलेट कर रहा है। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता, जहां से यहाँ पर कामिल फाजिल की जो जो डिग्रियां लेते हैं ये भी मदरसा बोर्ड से, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए एट द लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट, मतलब बेसिकली कौन लीगल एड ले सकते हैं, फ्री लीगल एड कौन ले सकते हैं। ओनली एलटीवी से बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन, ओनली ओनली वहां पर बेसिकली होना नहीं चाहिए था, एससी एसटी वुमेन चिल्ड्रन ये सब कुछ आ जाएगा इसमें, यानी कि जो कि पुअर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, है ना, उनके लिए आ सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और ये पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे पास में नहीं है। तो आपको मालूम है कि भाई ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 1993 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाय द लॉ, बाय एक्ट, ये बेसिकली ये क्या हुआ था, बना था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन एससी एसटी ये तीनों ही, इलेक्शन कमीशन, है ना, तीनों ही बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर मैं बेसिकली इसकी बात करूं, एसटी की बात करूं, तो एसटी आता है आपका आर्टिकल 338 के अंदर, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, और वही 338 बेसिकली हमारे एससी आता है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये डी, ये 324 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली ये इससे क्वेश्चन आता है, जामिया तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जामिया से करते क्वेश्चन करती है। ये कहती है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबका इलेक्शन जो होगा, और स्टेट की जो असेंबली है इनका जो इलेक्शन होगा वो हम कराएंगे, लेकिन पंचायत का जो इलेक्शन है वो हमारे नहीं है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ठीक है, ये वाली बात आप देख लेना। तो सारी चीज जो रेगुलेट करती है इलेक्शन से रिलेटेड वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस रिसेंटली क्लोज इन इंडिया, इनमें से कौन सी ऐसी जो सर्विस है जो कि रिसेंटली क्लोज हो चुकी है, पोस्टल, लैंडलाइन, फैक्स या टेलीग्राम। तो बेसिकली जो रिसेंटली जो जो क्लोज हो चुकी है वो है टेलीग्राम। वो कौन सी बेटा, टेलीग्राम। टेलीग्राम जो है यहाँ पर रिसेंटली क्लोज हो गई है। और ये सेशन यहाँ तक ही, इतना ही सेशन था, और देखते रहिएगा, बने रहिएगा। और आपको चाहिए कि कुछ और आपको चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। खैर, इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।